चौधरी अभय सिंह चौटाला अपने पुत्रों से ज़्यादा इन दोनों को मानते थे, मेरे सामने की बात है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इस परिवार को तोड़ दिया? हमारा सवाल है फिर जानना आपसे। चाहते हैं आपने देखी हैं चीजें, हाँ, क्या हुआ, एक्चुअल क्या थी चीजें? एक्चुअल बड़ा खेल था। बीजेपी ने फंडिंग बड़ी दी इनको। आज दुष्यंत की छवि कैसी? इत्तेफाक की बात बताऊं, इस मास्टर के बेटे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। इतनी वोट मेरी आ रही है, इतनी उनकी आ रही है। आपने उन लोगों के पास जा करके उनके आंसू पूछने चाहिए थे जितने किसानों ने अपनी शहादत दी। क्या आपने अपने कोष से 1 रुपया दिया किसी को? चौटाला साहब से क्या कमिटमेंट हुई है? आप भी एक शिक्षाविद व्यक्ति हो, मैं भी। कोई फजूली बात करने यहाँ हम नहीं बैठे। आरएस यादव का एक इंटरव्यू आ रहा है, उसमें काफ़ी वायरल हो रहा है। उसने बताया कि जब उनका राज था तो 39 जूते मारे गए थे। ये कुछ फिजूले लोग जो सुबह आपको आकर के मुख्यमंत्री के नारे लगा रहे हैं, और ये अपना फेस, जैसे दो चीज़ें होती हैं मदीप भाई, हर नेता के आसपास ना कुछ चापलूस लोग होते हैं। ये नेता तो भाई दीपेंद्र और तो न्यू आके भाषण दे के चले गए, इन्हें न्यू तो को नहीं बेरा कि उस दिन हमने कितना हंगा लगाया है। और ये जो टिकटार्थी हैं ये सिर्फ न्यू पैर पे पैर धरकर अपनी गाड़ी में अकेले आ जाते हैं। दादा गौतम की बयानबाजी लगातार जारी। कौन से कॉलेज में पढ़े हो भाई? दादा कौन सी जगह शिक्षा दीक्षा ली है आपने? यही सिखाया है क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एयर न्यूज पॉडकास्ट में। मेरे साथ आज इनेलो नेता हैं प्रदीप गिल जी, जींद से हैं। आज बातचीत करेंगे क्योंकि ये हमेशा से देवीलाल परिवार से जुड़े रहे। जेजेपी में जब पार्टी अलग हुई तो जेजेपी में चले गए और अब हाल फिलहाल में इनेलो पार्टी में है। पिछली अगर विधानसभा की बात करें तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ा इन्होंने। स्वागत है आपका। धन्यवाद मेरे भाई, और मेरी तरफ से आपके चैनल के जितने भी साथी देखने वाले हैं उनको भी खास तौर पर बधाई जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। ये दोबारा से निकाल लिया अपने घर की हरे कलर की। अच्छा, ये क्या? हाँ, हाँ, ये तो देखो, वैसे तो हरा जो है हमारे किसान परिवार से हम आते हैं, उसका भी प्रतीक है, और इंडियन नेशनल लोकदल तो इसकी पहचान है। ये तो आप कह सकते हैं। संघर्ष आपका काफी लंबा रहा है। जी इनेलो देवीलाल परिवार से जुड़े रहे आप। जी। थोड़ा बताएं आप अपने बारे में, गांव। देखिए, मैं एक आम पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरा गांव जींद के अंदर, जो लास्ट गांव पड़ता है, आगे हिसार की सीमा शुरू हो जाती है, इटल खुर्द गांव है हमारा। और मेरा बचपन जो बीता वो शहर में ही बीता। मेरे पिताजी टीचर थे उस वक्त, सरकारी अध्यापक। उन्होंने बतौर सेवाएं दी हैं। जंक्शन पे जो है 10th तक का स्कूल होता था, सरकारी स्कूल, तो वहाँ रहे हैं वो। मेरा जन्म भी जींद का ही है, और लगातार जो आज तक की जो उम्र हुई है वो वहीं हम लोगों ने पहले शिक्षा दीक्षा भी वहीं से ली, और उसके बाद राजनीतिक जीवन भी वहीं से शुरू किया। पहला अगर बात करूं तो राजनीतिक परिवार तो कोई था नहीं, कोई दादा परदादा कोई मंत्री एमएलए नहीं रहा, कोई परिवार में किसी की रुचि भी नहीं थे। सिर्फ चौधरी जब ये होते थे, अपने एक मंत्री होते थे हमारे वहाँ से, परमिंदर ढुल जी के फादर, तो उनके टाइम में मेरे ताऊ जी जो है वो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, तो उस टाइम 2 बार गांव के सर्वसम्मति से सरपंच रहे। तो हमारी इसके अलावा राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं है, एक आम परिवार से आता हूँ। तो शुरू से ही देवीलाल परिवार से जुड़े हुए। जी जी जी। जब हमने सौदी संभाली तो हमें ये नज़र आया कि किसान के हित के लिए, कमज़ोर के हित के लिए, अगड़े और पिछड़े के लिए, सभी जातियों के लिए अगर किसी ने काम किया तो वो चौधरी देवीलाल ने किया। काफी लंबा संघर्ष आपने किया। जी। तो टिकट नहीं मिली कभी इस परिवार से? टिकटों की लाइन में तो बहुत लेट आए हम लोग, अगर हम बात करें तो, क्योंकि मैंने बताया कि राजनीतिक परिवार तो था नहीं। लेकिन इस पार्टी के अंदर एक खास बात जरूर है कि ये आम नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करती है। आम व्यक्ति को, चौधरी देवीलाल जी का इतिहास उठाकर देख लो। मैं तो मेरे वहाँ की बात बताऊं तो उस टाइम परमानंद प्रजापत होते थे, वो एक बहुत गरीब और आम परिवार से थे। उन्हें टिकट दिया, उन्हें मंत्री बनाने का काम किया। इसी कड़ी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जो मिड्डा साहब थे हमारे पूर्व में एमएलए, अभी उनके बेटे डिप्टी स्पीकर हैं, वो कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, और एक चुनाव लड़े भी थे शायद, वो मेरे को जहाँ तक ध्यान है तो एमसी का चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे।
उसके बाद उन्हें घर से बुला करके, वो हमारे प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे पार्टी के, लेकिन फिर भी उनकी छवि अच्छी थी तो उनको बुला करके घर से टिकट देने का काम किया और विधानसभा 2 बार भेजने का काम किया। जी। उस वक़्त हमारे पास कोई ऐसा कैडर या ऐसा मैं उस लेवल पे नहीं गया था, क्योंकि हमारे जैसे जो आम परिवारों के नौजवान हैं, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस राजनीति में टिकट की लाइन तक पहुँचने में। मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। मैंने जैसे बताया, आपने पूछा भी था कि आपके बारे में कुछ बताएँ, तो 1993 में सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनते थे। उसके बाद बंसीलाल सरकार ने +1 और 2 कॉलेज से हटा करके स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गए थे। मुझे आज भी याद है 93 का पहला चुनाव मैंने लड़ा सीआर का, तो मैं वो जीता। बट उसके बाद चुनाव बंद हो गए, बंसीलाल सरकार ने चुनाव बंद हो गए, तो हमारे जैसे नौजवानों की जो दिल में थी कि भई हम राजनीति में जाएँ, आगे बढ़ें, तो वो एक प्लेटफ़ॉर्म था हमारे अपने आप को यानी कि प्रूव आप करने का। छात्र राजनीति से निकले हैं प्रूव आप। करने का, लेकिन हाँ। वो आगे वो सपना बोझिल होता हुआ नज़र आया। लेकिन इत्तेफ़ाक से मैं पार्टी में सक्रिय राजनीति में था, पार्टी के लिए झंडे लगाना, एक नौजवान यही काम होता है कि पार्टी के लिए चाहे कोई प्रोग्राम हो, उसको सफल करने के लिए मेहनत करना। तो मैंने पहली बार, मुझे याद है कि 2000 में जब सरकार होती थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होते थे, उस टाइम मुझे पहली बार मौका मिला था हल्का जींद का अध्यक्ष बनने का, युवा का। तो वहाँ से मेरी एक एक्टिवली पॉलिटिक्स की शुरुआत हम कह सकते हैं कि हुई है। उसके जी। बाद अलग-अलग पदों पे, जैसे प्रदेश सचिव रहा 2008-9 के आसपास। फिर मैंने एक चुनाव लड़ा, वो लड़ा मैंने मेरी वाइफ़ के नाम से, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ 15 गाँव का एक वार्ड नंबर 13 पड़ता है, जहाँ जिला परिषद की जो है लड़ाई हम लोगों ने लड़ी 2010 में, जब कांग्रेस सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी। तो मेरी धर्मपत्नी ने 1091 वोटों से, मौजूदा किरण सैनी जी होती थी हमारी वहाँ महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस की, उसे हरा करके हम लोग जीत करके आए थे और फिर पार्टी के साथ खड़े रहे हम लोग। तो पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा कैडर दिया उस वक़्त। लोग बिक गए, लोग भाग गए, क्योंकि देखो आपको तो पता ही है, सत्ता पक्ष की तरफ सबका झुकाव होता है। 18 पार्षद 24 में से 24 जींद में पार्षद चुने जाते हैं जिला परिषद में, उसमें से 18 पार्षद लोक दल समर्थित थे, जिनमें से हम 12-12 रह गए लास्ट तक। तो लेकिन उन 12 में मैं था। तो चौटाला साहब ने ये चीज़ देखी कि ये नौजवान कहीं न कहीं इस लायक है, तो उन्होंने फिर मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया युवा मोर्चे का 2011 मार्च में। और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला उनके सानिध्य में काम करने का। 11, 12, 13, 14 कई साल तक, 2-2 साल की टर्म होती थी। काम के बिहाफ़ पर उन्होंने 2-3 बार, मुझे आज भी वो वाक़या याद है, जब मैं पहली बार 2 साल की टर्म पूरी करी, तो उसके बाद चौटाला साहब ने, हमारी एक रिवाड़ी रैली थी, तो रिवाड़ी रैली के में जैसे ही साहब मंच से उतरने लगे, तो मैंने उन्हें बधाई दी। मैंने कहा, जी बाबूजी बहुत-बहुत बधाई, बड़ा अच्छा हमारा जो है ना आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। रुक कर के उन्होंने कहा, बधाई सिर्फ पार्टी को नहीं, बधाई तुम नौजवानों को खास तौर पर है, कि तुम लोगों ने आज तक जितनी भी मैंने रैलियाँ करी और देखी, सबसे व्यवस्थित रैली थी। हम लोग वहाँ से, हम लोगों ने शुरू किया था, 2-2 हज़ार वॉलंटियर लगते थे। हम लोग हेलीपैड से लेके हर इतनी व्यवस्था करते थे हम लोग। तो चौटाला साहब ने बड़ा खुश होकर के, जब 2 साल पूरे हो रहे थे, तो स्पेशली अगले दिन अखबार में आया कि दोबारा से युवा का प्रधान प्रदीप गिल को बनाया जाता है प्रदेश का। मैंने साहब को फ़ोन लगाया, जी। मैंने कहा, जी बहुत धन्यवाद, आपने मुझ पे विश्वास किया। बोले, तुझ पे नहीं, तेरे काम पे विश्वास किया है पार्टी ने, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी तुम ऐसा ही काम करोगे। वो कर्मशील आदमी थे, उन्होंने दोबारा फिर दिया मेरे को मौका, फिर दिया मौका, फिर प्रदेश का युवा का प्रभारी भी रखा मुझे। लगातार लंबा समय, जब तक ये परिवार टूटा नहीं, बहुत बढ़िया ज़िम्मेवारियों पर उन्होंने रखा और हमने उसका जो है जैसा उनसे सीखते थे वो इम्प्लीमेंट किया। वहाँ से एक राजनीति शुरुआत हुई। परिवार टूटा तो फिर किसकी साइड चले गए आप? एक ऐसा समय रहा, मैं कहने में परहेज नहीं रखता, क्योंकि जो बात है वो है। एक्चुअली अभय सिंह चौटाला जी राजनीति में अजय सिंह जी को ही आगे रखते थे, चौटाला साहब ही जनरल बॉडी को संभालते थे, तो यूथ को अजय सिंह संभालते थे। एक ऐसा समय आया कि हमारे जैसे नौजवानों से ये सवाल किए गए कि मैंने बनाया था आपको प्रदेश का अध्यक्ष, मैंने यहाँ तक लेकर के आया जीरो से मास्टर के बेटे को। तो वो एक इमोशनली हमारा अ, शोषण कह सकते हो, या इमोशनली हमारा ब्लैकमेल कह सकते हो, कुछ भी रहा। और बिल्कुल। हरियाणा प्रदेश में भी एक बात थी हाँ। कि उस टाइम लोगों में ना एक क्रेज़ बना हुआ था
उस क्रेज में लोगों को ये था भाई ये चौधरी देवीलाल का प्रतिमूर्ति है। उन्होंने ऐसे काम भी दिखाए इस सोशल मीडिया पे, जैसे गरीब आदमी के घर में खाना खाना पलाथी मार करके, भाई बुग्गियों पर बैठ करके सोशल मीडिया में अपनी टीआरपी बढ़ाना, वहाँ ले जा करके ट्रैक्टर लोकसभा में वहाँ से अपनी जो है ना टीआरपी बढ़ाई। तो बहुत सारे ऐसे काम किए जिसमें हमें लगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं कि जो आने वाले समय में इस हरियाणा को, किसान को, कमेरे को एक नई दिशा दे सकते हैं और नौजवानों को एक नई दिशा यानी कि दे आपने सकते जो हैं। आया सीएम आया वो नारे लगाए हैं। मैं इस चैनल पे कह रहा हूँ हाँ, और ये आप नोट कर लें और मेरी पूरी सोशल मीडिया को खंगाल लें। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी भी परिवार में तोड़ने का काम नहीं किया। वो तो बाद का एपिसोड है, मैं बताऊंगा खुले शब्दों में। हमने कभी भी आया सीएम के नारे ना मैंने लगाए, ना मेरे से जो जो लोग मुझे लाइक करते थे या जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों ने कंट्रोवर्सी नहीं होने दी। परंतु हम उसका हिस्सा बने। मैं तो आज बल्कि इस पे बता रहा हूँ और इस हरियाणा में 22 जिलों में जब 21 जिले थे, 21 जिला प्रधान और 90 हल्का प्रधान जो अलग-अलग उनमें थे, वो इस इंटरव्यू को सुन भी लें। मैं पहला व्यक्ति था जिसने, हमारा एक साथी है गौतम नैन के कॉलेज में जब मुझे बोलने का मौका मिला सांसद जी से पहले, जब वो यूथ को देखने लग गए थे चौधरी अजय सिंह के जेल में जाने के बाद, तो मैंने मंच से कहा ये बात कि आदरणीय सांसद जी, लोग जोड़ी में राज लिए खड़े हैं। ये कुछ फिजूले लोग जो सुबह आपको आकर के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के नारे लगा रहे हैं और या अपना फेस, जैसे दो चीजें होती हैं मनदीप भाई, हर नेता के आसपास ना कुछ चापलूस लोग होते हैं। प्रशंसा और चापलूसी दोनों इन कानों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चापलूसों से लोग बचना चाहिए अगर नेता को बहुत आगे जाना है। तो प्रशंसा, अगर कोई काम किया है आपने, उसकी प्रशंसा मिले, बहुत अच्छी बात। उन चापलूस लोगों ने अपनी रोटी तो जहां सेकी और जिस प्रकार से क्या मिला इन लोगों को वो तो वही बताएंगे। अभी मैं बड़ी एक अजीब सी बात बता रहा हूँ। अभी मैंने दुष्यंत जी का भाषण सुना जुलाना में। उन्होंने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी से मिल करके ये टिकट बांट दी, ये कर दिया, इतना पैसा ले गए, या जो भी कहा उन्होंने। भाई वो टिकट कट जाती नंद वाली तो वो हो जाता, वो हो जाता, तो हो शारजा जाता। को 2 सीट देते तो कांग्रेस की 45 मेरा तो उनसे एक सवाल है, 2019 में फिर बीजेपी से आपने क्या लिया था जो इस परिवार को तोड़ दिया? जिस पार्टी ने चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का काम किया और उन्होंने त्याग करके उप प्रधानमंत्री बने, उस परिवार का आप हिस्सा थे। उस परिवार को तोड़ने का आपको क्या मिला, हम जानना चाहते हैं। क्या डिप्टी सीएम तो आप अगर उस वक्त आप भी एक्टिव रहे होंगे मनदीप भाई, उस वक्त हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार कह रही थी, जैसे इस बार कांग्रेस के लिए कह रही थी कि लोकदल की सरकार आ रही है। ऐसा क्या हुआ? मैं आपको अचंभित बात बताता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, जो लोग नारे लगाने वाले थे हम किसी को जानते ही नहीं, ना वो कोई हल्का प्रधान था, ना वो कोई जिला प्रधान था, एक दो को छोड़ के बाकी सब रोए हैं। मैंने कहा आदरणीय सांसद जी, जो आदमी 25 साल का था उस वक्त जब सरकार गई, आज वो 40 का हो गया है, काम आपने उसको करने नहीं दिया, रोजगार उसके पल्ले नहीं है। वो बड़ी आस से, उम्मीद से सरकार की बाट जो रहा है कि हरियाणा प्रदेश में नई नई चीजें आएंगी, नए नए उद्योग आएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। क्या आप वहां डिप्टी सीएम नहीं बन सकते थे? डिप्टी सीएम तो वहां भी बन सकते थे। फिर ऐसा क्या था? आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कह रहे हो, ये तो हमें भी पता है जो हुआ इस पूरे चुनाव में। मैं उसका हिस्सा रहा हूं, यानी मुझे भी वो उसका दुख हुआ है, मैं भी कहीं ना कहीं उसका शिकार हुआ हूं। वो तो हरियाणा प्रदेश का हर घर कह रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया या कांग्रेस में कैसे ये सब बंटवारा हुआ। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं आदरणीय डिप्टी सीएम साहब कि आपने ये सब कैसे किया? इसके पीछे कौन था? इस परिवार को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? मेरे सामने की बात है, चौधरी अभय सिंह चौटाला अपने पुत्रों से ज्यादा इन दोनों को मानते थे। मेरे सामने की बात है। उन्होंने लोकसभा इनको भेजने का काम किया
और जैसे लड़ाई उन्होंने लड़ी है, मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष था उस टाइम, मुझे पता है, एक सीट पे दुष्यंत जी बैठ जाएं, एक पे मुझे बिठा लें, आंखों में आंख डाल के ये बात कह दें कि जो है ना अभय सिंह जी का विशेष जो है ना जो मैनेजमेंट थी उसकी वजह से आप नहीं जीते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इस परिवार को तोड़ दिया। हमारा सवाल है फिर जानना आपसे, चाहते हैं आप। हाँ, आपने देखी हैं चीजें, हाँ, क्या हुआ एक्चुअल, क्या चीजें थी? एक्चुअल बड़ा खेल था, बीजेपी ने फंडिंग बड़ी दी इनको और सब खेल था। इन लोगों को ये था कि भाई कहीं हम जो है ना अभय सिंह जी ही सीएम बन जाए या पार्टी कहीं नहीं को ना बना दे। जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई आपके अधिकारों का मेरे को विशेष ख्याल है और कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे तो बुजुर्ग ये कहा करते हैं भाई, ये सुनने में आता है कि किन्होंने कहा रहा है मूलतः ब्याज प्यारा, पोता किसने प्यारा नहीं होता। तो क्या वो अन्याय करते? हमने मंच से कहा कि आदरणीय सांसद जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बैठे हैं और लोग जोड़ी में राज लिए खड़े हैं, बोल मैं रहा हूं, ये 90 हल्का प्रधान, ये 21 जिला प्रधान बुलवा रहे हैं, ये आपके आगे बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, रोड पे आ जाएंगे ये लोग। ऐसा ही हुआ, हाशिए पर आके खड़े हो गए। हमारे जैसे नौजवानों की जो राजनीति उस वक्त, हमारा, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, क्या राज होता तो मैं अपने क्षेत्र में काम ना कराता? वो काम कर दिया, बोले लिखना बोला ना और मटेना बोला दोनों आते। तो ऐसा क्या था? ऐसा ये था कि मैनेजमेंट पहले हो चुकी थी। हमारे जैसे जो लोग जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, उन लोगों को दरकिनार किया गया, अलग से मीटिंगें की गई, सोशल मीडिया अलग खड़ी करी गई, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की छवि खराब करी गई। और जो है ना उसका, हाँ, एक दिक्कत है हमारे सिस्टम में कि लोगों को मीठा पसंद है, उनकी छवि एक ये बना दी कि ये तो कड़वे हैं, ये तो धमका देते हैं। मैं कह रहा हूं उनसे बढ़िया नेता हो नहीं सकता। मैं उस वक्त भी कहता था कि नमक में कीड़े नहीं पड़ते, मीठे में कीड़े पड़ सकते हैं। मैं एक नेता हूं और आप मेरे साथ लगे हुए हैं, झंडा उठा रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। मुझे आपको जेन्युइन बात बतानी चाहिए कि मैं आपको पीछे लगाए रहूं और मैं आपका काम करूं ही ना, वो पसंद है, या मैं ये बता दूं कि ये काम हो नहीं सकता आपका? आज दुष्यंत की छवि कैसी है? तो जनता बता रही है। इत्तेफाक की बात बताऊं, इस मास्टर के बेटे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। इतनी वोट मेरी आ रही है, इतनी उनकी आ रही है। अच्छी बात है। ये जनता है। मेरी तो देखो शुरुआत है। वी हैव नॉट ए गॉड फादर इन पॉलिटिक्स। वो तो ऐसे परिवार से आते हैं जो इस देश के लिए बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आज हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। आज जो इनकी छवि होनी चाहिए थी, मैं चैनल पे कह रहा हूं, हम कोई दुश्मन नहीं थे उनके, नाज हैं, हमें दर्द है इस बात का। बहुत सारी चीजें होती, अगर हरियाणा प्रदेश में लोकदल की सरकार आती तो क्या इनके हाथ में कलम नहीं होती लोगों के काम करने के लिए? क्या अगला राजनीतिक भविष्य को हमारे जैसे लोग उसकी इबारत ना लिखते? क्योंकि मैं अपने हल्के में, अपने जिले में या हरियाणा में लोगों के काम करता, मेरे को पहली बार मौका मिलता, चाहे मैं विधायक भी ना होता, बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी मेरे पास, लेकिन हाशिए पे लाके खड़ा करने का। लेकिन नई पार्टी बनी, डिप्टी सीएम तो बन गए ना। फिर डिप्टी सीएम वहां कौन रोक रहा था आपको? वहां कौन रोक रहा था आपको? यहां तो आप बाद में आकर के ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ये अन्याय हो गया, मेरे साथ वो हो गया, हमारी बातें नहीं सुनी गई। क्यों बकवास कर रहे हो भाई इन बातों की? क्या 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 लगता है, क्या इस देश का लोग अनाज नहीं खाते, रोटी नहीं खाते? क्या उनके दिमाग नहीं है? क्या वो सोचने में सक्षम नहीं है? सबको पता है कि आप लोगों ने किया क्या, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले हैं, चाहे वो आपके शराब के घोटाले हैं, चाहे वो अन्य घोटाले हैं। और मैं तो अचंभित हूं भाई, वैसे तो मैं उनका सम्मान करता हूं, मैंने उनसे राजनीति सीखी है और उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मैंने, मैं मंच पे बोलते वक्त मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन अजय सिंह चौटाला जी ने जो पिछले दिनों बयान दिए, मैं तो हैरान हूं इस बात को लेकर के। सर छोटू राम, चौधरी प्रकाश सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल,
चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, ये इतना क्या पुत्र मोह है कि उनसे भी बड़ा आपने उनको बता दिया कि ये तो उनसे भी बड़े हो गए, इन्होंने तो पता नहीं किसानों के लिए क्या कर दिया। ये 700 किसानों का जो खून के रंग के छिटे जो पड़े हैं, ये किस पे पड़े हैं फिर? क्या अकेले बीजेपी पर पड़े हैं? ये खून के छिटे आपके ऊपर हैं और सबसे ज्यादा आपके ऊपर हैं। बीजेपी तो किसान विरोधी है ही। आपको हम मानते थे कि कहीं ना कहीं आप, चलो मैं एक इंटरव्यू और था मेरा, आप बेशक दोबारा से चेक कर लो उसको, मैं कांग्रेस पार्टी में था, मैंने तब भी चौधरी अजय सिंह जी ने यह बात कही थी एक इंटरव्यू में कि दुष्यंत जी का इस्तीफा मेरी जेब में है। मैंने एक बात बोली थी कि हमें इस्तीफा नहीं चाहिए। किसान कब मांग रहे हैं इस्तीफा? मैं तो ये कह रहा हूं, ये वही चाची ताइयां हैं जिनके चूल्हे पर बाजरे की रोटी बैठ करके आपने दिखावा किया था, कच्चे फर्श पे, लिपे हुए फर्श पे बैठ के आपने अपनी सोशल मीडिया पे फोटो खींच करके आपने जो है ना प्रसिद्धि ली थी कि ये तो दो चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप है। ये वही माताएं हैं जिनकी बुगियों में बैठ करके आपने नेशनल मीडिया को बुला करके आप जो है ना अपना ग्राफ को बढ़ा रहे थे या अपनी टीआरपी बढ़ा रहे थे। ये वही चाची ताइयां हैं जिनके जो है खेतों में बरोटे काट करके फोटो खिंचाए गए थे। ये वही चाचे ताऊ हैं जिनके दिखावा करके आपने कहा कि मैं संसद में ट्रैक्टर लेकर के गया। भूल गए आप उनको? क्यों नहीं? मैंने कहा था कि आप दिग्विजय जी एक साइड आप जाओ, एक साइड जो है ना दुष्यंत जी जाएं, जबकि मैं कांग्रेस में था। आप जाओ, लोगों की समस्या सुनो। ये कानून सही नहीं है तो एक बार आप पढ़े लिखे हो, समझा दो फिर हमें। और किसान भाई इतना नरम दिल रखता है, मैं उस परिवार से आता हूं। अगर ये जाते तो इनको कोई भगाता नहीं वहां से। उन्होंने तो यही कहना था भी तुम सरकार का हिस्सा हो, तुम हमारी लड़ाई लड़ो। इन्होंने कहा कि जब हमने गठबंधन में सरकार बनाई तो बहुत सारे जो बेरोजगारी थी तो रोजगार दिए, 75% वाला मामला है। और किसानों के लिए कहा कि सबसे पहला मैं ही तो एमपी रहा हूं पीछे, जो संसद में ट्रैक्टर लेके गया। दूसरी बात क्या कहा कि मेरे इस्तीफा देने से ना तो हरियाणा सरकार गिरती ना केंद्र सरकार गिरती, तो मेरा इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? तो मैंने तो कहा हम मांग ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने उनके पास जाना तो चाहिए था। आपने उन लोगों के पास जा करके उनके आंसू पूछने चाहिए थे जितने किसानों ने अपनी शहादत दी। क्या आपने अपने कोष से 1 रुपया दिया किसी को? किस बात का ढोंग कर रहे हो? आज कह रहे हो गलतियां होगी, मेरे विधायक भाग जाते, ये हो जाता वो हो जाता। फिर विधायक तो चौधरी देवीलाल के पता नहीं कितनी बार भाग गए थे। बनते आप जननायक, त्याग करने की, आप कहते हो ब्लड है मेरा चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल तो भाई त्याग की मूर्ति थे। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया, क्या? कि उन्होंने संघर्ष किया, हाँ, देवीलाल ने संघर्ष किया, हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री कोई और बने। कोई अच्छा बने ना, वो तो उनकी मर्जी थी। क्या उस दिन देवीलाल जी नहीं बन सकते थे? क्या देवीलाल जी बन सकते थे अगर वो चाहते तो? देवीलाल जी ने प्रपोज किया नाम, वो उनकी मर्जी थी। उस वक्त की राजनीति क्या है उसकी ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन फिर चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना करके गए किसान के लिए, कमेरे के लिए। 100 रुपए की पेंशन जब हम देखते थे, विदेशों में पेंशन का प्रावधान होता था सीनियर सिटीजन का, कम पढ़े लिखे व्यक्ति और देश में एक ऐसा कानून पास करके गए। आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ भाई आपका तबादला, क्या आपके खुद सपोर्टर बता रहे हैं आजकल बड़े बड़े तबादलों में किस प्रकार से झोल झाल आप लोगों ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि चंडीगढ़ में दरवाजे खुले होते थे, आपका काम हो ना हो, लेकिन कोई पहरेदार था आपका, हाँ, बैठा था। अगर पहरेदार होता, सबसे पहले तो उस पहरेदार ने वो पहरेदारी करनी चाहिए थी जब 700 किसानों ने शहादत दी। किसी के एक के घर में गए आपका तो पता इस बात से भी चलता है। अभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने आपसे एक बात पूछ ली, मैं मलाई खा गया, आपने उसके कंधे पे हाथ रख रखा है। आपका पता चलता है सारी बातों का, और आप वहां पर भी न्यू कह के आए हो, जबकि पैरों के हाथ लगाता है, गोड्डे के हाथ लगाता है, अपना जो अपने को संस्कार दिए गए हैं, आप कंधे पे हाथ लगा करके खड़े हो। बुजुर्ग लोगों ने ट्रोल किया आपको। आपने कहा कि मैंने इतनी पेंशन दे दी। अरे चौधरी देवीलाल ने दी, बढ़ा दी, और जो आपने वादा किया था वो तो पूरा भी नहीं कर रखा आपने। लेकिन आप लोगों ने एक अच्छी तरीके से एक मैनेजमेंट जरूर करी इस परिवार को तोड़ने की, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की छवि को खराब करने की। लोग आगे न्यू होगी भाई
मैं तो मंच पे इस पे बोल रहा हूँ आपके। हमारा हमारा जो तबका है, जो ग्रामीण अंचल में, शहर में जो बसता है, उसमें दया भाव ज्यादा होता है। जी। उनको यूं हो गया भाई ये तो गरीब बालक हो गया भाई, ये तो ना तो कोई आगे नहीं बढ़ने देता। अरे आगे ना बढ़ने देता तो कहाँ इनको जो है ना इनसो की सारी कमान, स्टूडेंट फेडरेशन की सारी कमान दिग्विजय जी के पास, एक सांसद दो में से एक ये खुद, और क्या लोगे भाई। जी। और भाई साहब बाप की तरह केयर करते थे वो उनकी, हमने तो देखा है। लेकिन हाँ, इस कुर्सी के लिए आप लोगों ने क्या किया, आप उसका जवाब दो। भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया, हम मानते हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार गई, लेकिन आप पहले ये तो जवाब दे दो आपने क्या किया। जी, उस मामले में भी आएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला मामला में भी। जी पहले बात करते हैं, आपने अभय चौटाला जी का भी जिक्र किया। आपने कहा कि थोड़ा कठोर तो है लेकिन अच्छा आदमी है। आरएस यादव का एक इंटरव्यू आ रहा है, उसमें काफ़ी वायरल हो रहा है। उसने बताया कि जब उनका राज था तो 39 जूते मारे गए थे। आईपीएस रहे मैं, वो। आप भी एक शिक्षाविद व्यक्ति हो, मैं भी, कोई फजूली बात करने यहाँ हम नहीं बैठे। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इस देश में शुरुआत से लेकर टिल डेट तक, अब तो सोशल मीडिया भी है, सिस्टम भी है, तब भी अखबार थे, चीजें थी। आप किस किस पार्टी से संबंध रखते हैं वो सारा लोगों ने बता दिया। आपकी वाइफ पे क्या एलिगेशन लग करके कैसे वो हटी वो लोगों ने बता दिया। आप लोग चौधरी भजनलाल जी की आड़ में आपने खुद ये कबूला कि मुझे स्पेशल वहां लगाया गया। ऐसा क्या इस हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा अफसर ही नहीं था? आप उनके खास थे और आपको बताया गया था कि आपने ये कृत्य करना है वहां जाकर के, और आपने इस तरीके से इनको बदनाम करना है। खुद एक इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि हमने ना एक ऐसा सिस्टम बना रखा था कि वो जेल में थे और इधर से लोग निकल रहे थे, इधर से जा रहे थे, इधर क्या लगाया, क्या किस लिए किया, क्या किया भाई आपने? नुमाइश लगाई आपने उन नेताओं की कि वो नेता जो है, जो पब्लिक के लिए लड़ रहे थे। देखो, धरने प्रदर्शन हर जगह होते हैं। किसी समाज का कोई बच्चा किसी दुर्घटना में मारा जाता है, अगर न्याय नहीं मिलता तो लोग क्या करते हैं? किसने नहीं किया? जयप्रकाश नारायण ने, किसने नहीं किया? आंदोलन होते हैं तभी सरकारें जागती हैं। लेकिन आपने नुमाइश बना दी जानबूझ करके, मुख्यमंत्री की शाबाशी लेने के लिए। और आज आप इतने सालों बाद, आप इतने शिक्षाविद परिवार से आते हैं, मैं सम्मान करता हूं आपके परिवार का, लेकिन क्या आप जिसकी वाइफ जो है जज हो, अरे क्या नहीं हो सकता था? क्या नहीं लड़ाई लड़ी जा सकती थी? 39 जूतों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर 5 आदमी को 5 जूते लग जाए ना, छठा याद ना रहे। कितने साफ झूठ बोल रहे हैं लोग, कितनी अच्छी झूठ बोल रहे हैं। 39 जूते मार दिए, फलाना कर दिया। ये सब अब क्या हो रहा है? सब कुछ किसके पीछे पड़ा हुआ है? सिर्फ एक शख्सियत के पीछे, कि अभय सिंह चौटाला। क्योंकि हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार इस बार कांग्रेस को वो देना चाहती थी, समर्थन देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस उसको लेने में या तो कह लो सक्षम नहीं रही, या लगा लो उन्होंने लेना ही नहीं था। मैं तो ये मानता हूं, लेना ही नहीं था उन्होंने। हाँ, आप तो रही हैं कांग्रेस में, आपको लेना ही नहीं आपको था, तो अच्छे से मैं तो पता ये है। कह रहा हूं। हाँ। ठीक है, तो आप पूरे हरियाणा प्रदेश में अब जिस दिन से चौधरी देवीलाल जी की 25 सितंबर की सम्मान दिवस रैली हुई है, उस दिन से पूरा विपक्ष भी, जो कांग्रेस है और बीजेपी भी और जेजेपी भी, और किसी को टारगेट नहीं बना रहे। सिर्फ एक शख्सियत है जिसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। बढ़ता हुआ ग्राफ, कैसे इनकी छवि खराब की जाए। जनता पढ़ी लिखी है, सब शिक्षाविद हैं, और आज जमाना बहुत आगे चला गया है। ये जितना ट्रोल करेंगे, जितना ये उनकी छवि खराब करेंगे, मैं कह रहा हूं उतना लोग उन्हें प्यार देंगे। जी, आप कांग्रेस में भी रहे हैं जी, चुनाव से पहले, इसके बाद आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा क्योंकि जी, टिकट नहीं मिली। तो क्या वजह रही कि टिकट ना मिलने की, और क्या चल रहा था कांग्रेस के अंदर? लगातार मेरे यहाँ ना, मेरे यहाँ की परिस्थितियां कुछ हो रही हैं। जींद की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि जितने भी राजनीतिक घराने हैं, 3-4
घरानों के इर्द गिर्द पार्टियां घूमती हैं। आज मिड्डा परिवार हो गया, ब्रजमोहन सिंगला जी और महावीर गुप्ता यानी मांगेराम गुप्ता जी, ये परिवार, सुरेंद्र बरवाड़ा जी होते थे और जयप्रकाश जेपी ने भी वहीं से राजनीति करी है। ये कुछ चुनिंदा से लोग, ज्यादा से लोग, यही लोग रहे, इनके बेटे, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा करके देख लो सोशल मीडिया पे, आपको पता चल जाएगा। मैंने अनाउंस कर रखा था कि अगर किसी वर्कर को पार्टी चुनाव लड़ाती है तो हम उसकी गाड़ी भी चलाएंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हम उसका चुनाव लड़ेंगे शिद्दत से। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो इन्हीं घरानों में से आता है और जो कभी भी फील्ड में नहीं आता, अब ये लोग क्या करते हैं, अब 6 महीने पहले अपनी गाड़ी निकालते हैं। हमारे जैसे लड़के, नौजवान, युवा या आम वर्कर जिस पार्टी की छवि बनाते हैं, जिस पार्टी के लिए काम करते हैं, ये 6 महीने पहले जाके उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर अपने पिताजी के नाम पे, अपने नाम पे, अपने ऊपर के जुगाड़ के नाम पे या जिस नाम पे टिकटें ले आते हैं। फिर हमारे जैसे नौजवान क्या दरिया बिछाने के लिए पैदा हुए या पोस्टर लगाने के लिए, नारे लगाने के लिए पैदा हुए हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द बेस्ट, मैं ही बेस्ट हूं, मुझसे बेस्ट भी हैं जींद में, आप उनको लाओ आगे। हमारी डिमांड थी कि इन लोगों को छोड़ करके हम कम से कम 20 के आसपास ऐसे टिकटार्थी थे जो कहीं ना कहीं उस लाइन में आते थे और हमें ये कहा गया था कि हम सर्वे करेंगे। मैं आज कह रहा हूं, आज आप इस माइक को लेके चले जाओ। 20,000 रुपए आपने भी दिए क्या फॉर्म? हाँ फार्म, वो तो देने ही थे। वो तो मैंने तो 20 की बजाय 40 भरे, बल्कि बाकी मेरा लेडीज ने देने लग जाए तो भाई 20 उनके भर दिए मैडम जी के, क्योंकि वो भी एक राजनीति में अच्छे सिस्टम पे रही है जी। तो बात 40 की नहीं है, बात है आपके न्याय की, कि आपने कहा था जो सक्षम होगा, जिसका सर्वे में नाम आएगा, हम उसे टिकट देंगे। पूरा जींद एक ही बात कह रहा था मेरे जैसे लोगों को, देख भाई, ये महावीर गुप्ता जी पहले जेजेपी में भी जाके न्यू ले आए थे 6 महीने पहले टिकट। अरे ये तारड़ी इसमें कांग्रेस में आ गया, हमारा दिल कर रहा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन इसके पीछे जोड़ी पसार के ना जियो तू प्रदीप भाई। तो हमने मना किया था, हमने कहा था किसी विधायक पुत्र को या पुराने घराने को अगर टिकट मिलती है बगैर उसकी योग्यता, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, योग्यता है तो बनाओ ना भाई, हम मना ही नहीं कर रहे। ना मैं किसी का व्यक्तिगत खिलाफ हूं, ना मैं महावीर के व्यक्तिगत खिलाफ था। मैं खिलाफ था उस बात के, हमने ये कहा था कि इसकी जोड़ी पसार के हम पीछे नहीं खड़े होंगे, क्योंकि जैसे अब गेहूं की फसल मान लिया आपने भी बो रखी हो, अभी आप पड़े भी करोगे, इतने पानी में पोके पाले में खड़े होगे कि नहीं होगे? बिल्कुल। आवारा पशुओं से रुखाड़ भी करोगे, खूब सारी चीज़ों की, मतलब उसमें दवाई दुई की सब परिपूर्ण रूप से सारा काम करोगे कि नहीं करोगे? और जब मैं टाइम पे ट्राली लेके आ जाऊं और मैं दराती लेके आ जाऊं, क्या आप उस फसल को कटने दोगे? नहीं। ये नेता तो भाई दीपेंद्र और तो न्यू आके भाषण देकर चले गए, इन्हें न्यू तो को नहीं बेरा कि उस दिन हमने कितना हंगा लगाया है। और ये जो टिकटार्थी हैं, ये सिर्फ न्यू पैर पे पैर धरकर अपनी गाड़ी में अकेले आ जाते हैं, क्योंकि ये तो पैमाना नहीं कि ये आदमी सामने बैठे हैं किसके हैं। तो वो चीज का दर्द था और उस दर्द को एक ही चीज देखने को मिली फिर मेरे को, मैं भी 50 के घर में चला गया, उम्रें तो बढ़ रही है हमारी भी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र हुड्डा जी खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बेटा राज्यसभा सांसद बनना चाहता है, खुद उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम किसी की औलाद नहीं भाई, क्या हमारे अंदर कैलिबर नहीं है? अब बिठा लो डिबेट्स में, दे दो जवाब। लेकिन हमें यही नजर आया कि प्रदीप कभी भी टिकट की लाइन में आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये परिवार पीछा नहीं छोड़ने वाले और ये ऐसे ही पार्टियों को ज्वाइन करेंगे। आपके पास फोन नहीं आया कि नहीं प्रदीप आपको नहीं लड़ना? मैं लड़ा, सुनो पहली बात तो मैं लड़ा, स्वाभिमान के लिए लड़ा, अपने हक के लिए लड़ा, और मेरा बहुत बढ़िया साथ जींद की जनता ने दिया। एक मास्टर के बेटे का आए थे मेरे पास, आदरणीय दीपेंद्र जी का फोन आया था, लेकिन फोन क्या आया था, वो तो बड़ा अजीब सा फोन। मान लिया अब आपको आए तो आप सोचो क्या करोगे, कि प्रदीप राज आवा भाई, मैं तेरी हांडी में सीरे निरंदी फुटो, मैंने की करना तेरा राज का।
मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी के चुनाव में जब आया, जब आपको जरूरत थी, आदरणीय रणदीप जी की 20,000 वोट आई थी, हमने 34,126 वोट सब वर्करों ने, हमारे वर्गीय साथियों ने मिल करके निकाली। आपने क्या किया पैमाना? आपने अगला ही टिकट बृजमोहन सिंगला जी के बेटे को दे दिया, जो एक्टिव ही नहीं है। मैं आज ऐसे ऐसे टिकटार्थी बता देता हूं, अगर मैं न्यू के दिन में जींदा लगेगा इनमें मैप ही बनवा दो। नेता है भाई, नेता का रूट बना दे भाई, रूट को नहीं बनाना है प्रधान जी। अर्जा अकेला ने कह दो तू चौपाल में चल, चल रायचंदाला की चौपाल में चल, दालामाड़ा की चल, कंडेले की चल, या तू इटल कला की चौपाल में चल, तो चौपाल का रास्ता नहीं मिले इनको। लेकिन नाम बड़े हैं। पार्टियां क्या देखती हैं? पार्टियां न्यू देख लेती है पिछली बार वोट कितने मिले, इस बार 53,000 वोट मिल गए। अब 53 पार्टी ये नहीं देख रही उसके 5300 भी को नहीं, वो तो उस हवा के हैं जब हरियाणा प्रदेश का सारा तो कर्मचारी, सबके में सारा समाज, सब कुछ अगेंस्ट बीजेपी कांग्रेस को वोट दे रहा था, भूपेंद्र हुड्डा जी को वोट दे रहा था। 53,000 वोट उस बात की आई, पीछे दुष्यंत जी के नाम पर 42,000 ले गया। तो ये जो पैमाना है ये कब टूटे और कैसे टूटे? तो लड़ना पड़ा जी। मुझे कबड्डी गालनी जावा और लंगोट पीड़े रवा और ग्राउंड के चुगरदे को हांडी जावा, उससे तो कदे भी आपकी योग्यता का पता नहीं चलेगा आपको। पैसा तो सूत्रा लगता होगा। 196 बूथ है भाईजान, 196, 195 बूथों पर आपके भाई का कोई जीरो आंकड़ा नहीं है, सिर्फ एक बूथ को छोड़ के। सिर्फ एक कोई 39 नंबर बूथ है, वहां वोट नहीं मुझे मिली, उसका मैं देख रहा हूं। लेकिन 195 बूथों पर इस आंधी में, जब दूसरी कोई बात ही नहीं कर रहा था, या तो लोग बीजेपी को वोट दे रहे थे, कांग्रेस को दे रहे थे। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो मैंने इतने दिन लोगों के बीच में रहा, लोगों की लड़ाई लड़ी, संघर्ष कराया, तो मेरे को अच्छा आशीर्वाद दिया और एक लीग बन गई। खर्चा तो सूत्रा होगा इलेक्शन में। इलेक्शन में देखो, चर्चा प्रचार खर्चा। अब यहाँ बैठे हैं तो यहाँ तक भी आने का तो डीजल तो जलाया होगा है ना। आज इन चीजों के बगैर तो देखो राजनीति रही नहीं, ये तो लगते ही है। लेकिन हमारे जैसे नौजवानों की बहुत बड़ी दिक्कत है, जब ये टिकटों में लोग करोड़ों रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए लेकर के देते हैं, तो हमारे जैसे कैलिबर पीछे छूट जाते हैं। चौटाला साहब से क्या कमिटमेंट हुई है? कोई कमिटमेंट नहीं, पूछ लेना जब जाए। मैंने तो ये कहा है, राजनीति किसी दिशा में जाओ, अब मन है सिर्फ आपकी सेवा करने का। अब ये तो नहीं कि टिकट। अच्छा एक बात बताओ, 4 साल पड़े हैं, हाँ। कोई परिश्रम की वाट देख रहा है, कोई क्या की वाट देख रहा है, तो मन इसी की तोड़ थी। मैंने तोड़ थी कि अगर हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के अगेंस्ट कोई लड़ाई लड़ रहा है, अगर एक्चुअल में किसी नेता के पीछे खड़ा होने का और उसका साथ देने का और आत्मिक तौर पे भी अपनी एक शांति रखने का अगर फायदा है, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। ग्राफ बढ़ रहा है सच में 100%। आप देखोगे और देखोगे, छोड़ो, आप एक काम करो, निष्पक्ष करो। आप जाओ किसी भी गांव में ले जाओ, कैमरा लेके जाओगे तो आप नहीं पूछोगे क्या हुआ, तो वो एक ही आदमी को ब्लेम करते मिलेंगे, उनका नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्योंकि ब्लेम तो उसी को लगेगा जो कहीं ना कहीं मुखिया था। भाई मटका लाने वाली, पेंडा पानी लाने वाली, तो फुट्टा तो उसे कहते। तो जो हुआ उसके लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग यूं कहते मिलेंगे, भाई नाश कर दिया, टिकटें सही नहीं बढ़ी, या फलाना दगड़ा। अरे और तो और घमंड इतना था, आप जो पूछ रहे थे वो क्वेश्चन अधूरा रह गया। आगे बोला जी आपती को नहीं आएगी। हाँ। तो हकीकत बता रहा हूँ, ऑन द कैमरा बता रहा हूँ, दर्द हमें भी था, हम लड़े। लेकिन अगर तरीके सर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज लाने के हिसाब से अगर हम हमारे जैसे लोगों से बात करते, तो शायद हम उनका सम्मान करते जी। एक नेता के चुगरदे ना कुछ फजूले होते हैं, वही तो नेता को ऊपर पहुंचा सकते हैं मतलब सुर्खियों में, और वही तली में ला दे। क्लियर है? उस टाइम आपका भी तो नहीं होगा ना भाई, कोई चेयरमैन नहीं तो कम से कम मिलेगी, कांग्रेस सरकार आती। सुनो भाई साहब, भगवान की दया से रोटी ठीक है जी, चेयरमैन ने जिन्हें मिल गई उन्होंने क्या कर लिया। एक्चुअल में अगर वो आते
तो हमारी डिमांड सिर्फ एक थी कि जींद विधानसभा से एमएलए बनाओ किसी को। जींद विधानसभा में काम हम सीधे आपसे लेंगे, क्योंकि इसके घर जाना हमारे को कतई भी वो नहीं है। क्योंकि आप थोड़ा सा, अभी आप कैथल में हैं, तो आप थोड़ा सा वहां जाओगे ना तो व्यवहार का पता चलेगा। नेता का व्यवहार बड़ा शालीन होना चाहिए। अब मेरे घर किसी को भेज दो, ना अपन ने कभी झंडा पूछा, ना अपन ने कभी जाति पूछी, ना अपन ने कभी ये पूछा तो मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। मैं ये चाहता हूं कि कहाँ बिठा दें और क्या कर दें, और भाई काम बता, आई ट्राई माई बेस्ट। और वो जब जाएगा, जब भी नहीं पूछूंगा तो मेरे गले जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अगर आज जींद के अंदर जो हालात हैं, उस हालात के लिए जिम्मेवार, जैसे पिछड़ा हुआ कहते हैं हम लोग, कैथल में हमारे से ज्यादा आज डेवलपमेंट है, तो वो उस सब के लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं? यही लोग हैं। तो हम उनके यहाँ जाना नहीं चाहते कि भाई हमने काम लेके उनके पास जाएं और वो फिर हमारी बेइज्जती करें। एक समय बताऊं कैसा था जी। ऐसा समय था, मांगेराम गुप्ता जी मंडी में बैठते थे, मंत्री होते तो एक कुर्सी लगती थी, एक। कितना प्रतिष्ठित कोई समाज, किसी का कोई चौधरी, कितने बड़ा लोग, जितने भी बड़े बड़े संगठनों को रिप्रेजेंट करता हो, खड़ा खड़ा बात कर और या नीचे बैठ जा। व्यक्तिगत तौर पे मेरे को किसी से एलर्जी नहीं है, मानसिकता के तौर पर हम एलर्जी रखते हैं चीजों से। और फिर फील्ड करो ना भाई, आप 4 साल पढ़े हैं, करो मेहनत, आओ लोगों के बीच में, दुख सुख में खड़े हो लोगों के। लेकिन आप 6 महीने पहले आओगे तो विधानसभा नहीं जाओगे। जी। ये लड़ाई। एक सवाल रह गया था, वो अब याद आ गया है जी। दादा गौतम की बयानबाजी लगातार जारी है। पहले वो ये लग रहा था कि समाज के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं तो इनेलो के बारे में या जजपा के बारे में कह रहा था। ज़्यादातर ये कहा कि अभय चौटाला को कह रहा था। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, वैसे तो मेरे संस्कार मुझे सिखाते नहीं कि मैं बोलूं कुछ, परंतु जिस कौम से मैं आता हूं, मैं बिल्कुल मंच पे कह रहा हूं, हम लोगों ने हमेशा ब्राह्मण समाज को दादा संबोधित किया है। हमारे हर अच्छे और बुरे कोई भी काम में, चाहे हमारा कोई मरगत हो जाती है या हमारे कोई खुशी का काम होता है, तो सबसे पहला न्योता हमारा ब्राह्मण समाज को जाता है। ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बार बार और बार बार, आज तो आप चीजों को ही लाएंगे, आपको यही नहीं पता कि आपका उम्र क्या है। परमात्मा के घर जाने का समय आ गया, 10 साल 20 साल 25 साल, जितने भी लंबी उम्र हो आपकी, उतना जियो आप। क्या क्या देके जा रहे हो हमारी विरासत में? मेरे और आपके बढ़िया संबंध हैं, क्या 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 विरासत में मिल रहा है हमें? समझ नहीं पा रहे आप लोग। आप करो डेवलपमेंट पे बात, आप करो अपने जो है ना इलाके के युवाओं के लिए बात। क्या गंद मचा रखा है आपने? मैं बीजेपी क्यों नहीं गया? आरएसएस वाले कई साथी मेरे पास मिलने भी आए, उन्होंने कहा भी कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप हमारे पास आओ। नहीं आऊं भाई, जिस दिन आप सिर्फ और सिर्फ इस लीग को छोड़ दोगे उस दिन आ जाएंगे। लेकिन लीग है ही नहीं। पहले हमारे जो है ना वो एमपी होते थे राजकुमार सैनी जी, अब ये जांगड़ा साहब। कौन से कॉलेज में पढ़े हो भाई? दादा कौन सी जगह शिक्षा दीक्षा ली है आपने? यही सिखाया है क्या? एक तरफ तो आप कहते हो परमात्मा को हम सीधा जो है ना हमारा कॉन्टैक्ट है, हम पूजा याचना करने वाले लोग, और दूसरी तरफ आप इस तरह का जहर पैदा करते हो। इस हरियाणा प्रदेश और इस देश में जाट समाज ने, मैं ये नहीं कहता कि कोई बुरा व्यक्ति, कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति हमारे बीच ना पैदा हुआ होगा, हो जाते हैं कई बार, आम का आंख पैदा हो गया जी। लेकिन क्या भाई आज हरियाणा प्रदेश का वो नौजवान जिससे आज यही नहीं पता कि कौन सी गोली और कहां से लगकर किधर से आ जाएगी, सियाचिन के माइनस टेम्परेचर में जो देश की रक्षा कर रहा है,
या कोई वैज्ञानिक है, हर जाति में है, मैं अकेला नहीं कह रहा। क्या 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 उन शूरवीरों को क्या लगेगा? आप जिस धर्म में, जिस जाति में राम कुमार गौतम जी दादा जहां पैदा हुए उस जाति का सम्मान करो, लेकिन दूसरी जातियों को बदतमीजी करने का और अपशब्द बोलने का आपका कोई अधिकार नहीं है। और बिल्कुल ये चीज आगे, अब पहली बार बोला हूं मैं अपने जीवन में इस तथ्य पे, जी आगे अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया तो मुंह के आगे खुला बाण सबके है। अब वो समय गया कि एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा कर देंगे, गलत बात भाई। सम्मान कराओ, सम्मान मिलेगा। आपने उस टाइम भी पता नहीं सफेदों में ऐसा कैसे हुआ, सफेदों में ये कहा जो वोट नहीं करेगा उसका नाश जाएगा, उसका बीज मरेगा। पहली बात तो मैं ये कि नहीं समझ पा रहा, हमारे जैसे नौजवान ना हो सकता है किसी दिन राजनीति छोड़ ही दें। अरे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर हम उनके गेले काख बजावा, ढोल बजावा, उनका घरा बुला के स्वागत करा। आपका बिजनेस मुझसे चला हुआ और मेरा काम आपसे चला हुआ है। आपके और मेरे अंदर कोई जहर है क्या? कभी हो सकता है, कभी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों पर आप जैसे साथी, जो प्रबुद्ध साथी हैं, वो अंकुश लगाएंगे। और मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि इस प्रकार की बातों पर ना तो अब कोई नौजवान साथी और ना कोई और अन्य राजनीतिक साथी इस पे कोई टिप्पणी करे। अभी उन्होंने माफी मांग ली, हम बहुत बढ़िया मानते हैं। और भाई आगे भी उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे, हम तो छोटे हैं उनसे, हम तो यह भी नहीं कह सकते जी। तो ये बड़ा दुखदायी विषय है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए नेताजी जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और क्या कुछ कहेंगे आप इस पॉडकास्ट पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।